दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार अनीश अवस्थी एकेडमी में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एलगी का तीसरा लेक्चर है ये, और मैंने पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया था, दूसरा हो गया था, और उसमें मैंने बता दिया था, दूसरा जो कल का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था एलगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी। वेजिटेटिव बता दिया था, ए सेक्सुअल बता दिया था और सेक्सुअल बता दिया था। सेक्सुअल में मैंने बताया था, दो तरह का बताया था, आइसोगैमस होता है और हेट्रोगैमस होता है। हेट्रोगैमस दो प्रकार का होता है, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। यहाँ तक मैंने बात कर ली थी, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आइसोगैमस की बात कर ली थी और ऊगैमस की बात कर ली थी, और एन आइसोगैमस की बात कर ली थी। यहाँ पे एन आइसोगैमस की बात कर ली थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट, उसके आगे जो हेडिंग पड़ेगी जस्ट उसके बाद। यहाँ तक हमने क्लेमाइडोमोनास, कॉक्सीफेरा, यहाँ तक हमने सब बता दिया। ऊगैमस भी बता दिया था, रिप्रोडक्शन इसका जो टाइप होता है सेक्सुअल का, ये भी मैंने बता दिया था। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये यहाँ तक मैंने बता दिया था। कल का अगर आप लेक्चर देखेंगे तो यहाँ तक आपको एक कंप्लीट मिलेगा। उसके आगे अब जो रहेगा ये नोट करके लिखिएगा हेडिंग, ये नोट करके हेडिंग डालिएगा उसके आगे जो रहेगा ये, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को। अब यहाँ पे हमें देखना है नोट करके। नोट में मैंने क्या लिखा है, इन क्लेमाइडोमोनास आल द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस आर फाउंड। यहाँ पे हमने क्या बताया, नोट में हमने बताया जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज जो होती है वो अलग होती है। वो वहाँ पे हमने आइसोगैमस में जो बात करी थी उसमें क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिजेरा था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बात करी दूसरे जो उसकी एन आइसोगैमस की हमने बात करी थी उसमें था क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी था। ऊगैमस में हमने जो बताया था क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा था। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तीनों मतलब क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों टाइप पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। बस स्पीसीज जो होती है वो अलग अलग क्लेमाइडोमोनास की होती हैं, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। किसकी हम बात करेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। यहाँ पे हमको पहले क्या डालना हेडिंग है, उसके आगे जस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ये नोट वाले पॉइंट है, ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल यहाँ तक पूछा जाता है, ठीक। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, यहाँ तक हम बात करेंगे। देखिए किसी भी अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात अगर करते हैं पहले हम क्या करते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं, बाद में नुकसान की बात तो बाद में करते हैं, पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। तो क्या हम डालेंगे हेडिंग इसमें हम क्या करेंगे, यूज़फुल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। यूज़फुल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। इसमें हमारा जो पहला रहेगा क्या रहेगा, एडिबल एल्गी। हेडिंग कौन सी रहेगी, एडिबल एल्गी। एडिबल जो होती खाने योग्य एल्गी की बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले हेडिंग डालेंगे यूजफुल एक्टिविटीज़ डालेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग डालेंगे यूजफुल एक्टिविटीज़ डालेंगे, उसी में यूजफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम ए में डालेंगे एडिबल एल्गी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए हमने डाला एडिबल एल्गी। अब यहाँ पे नंबर 1 डालिए जो एडिबल खाने योग्य जो एल्गी होती है, अल्वा। पहला क्या है, अल्वा। अल्वा को हम क्या बोलते हैं, अल्वा को सी लेट्यूस बोलते हैं। हमने लिखवाया भी है कॉमन नेम, अब बॉटनिकल नेम, बायोटेक्निकल नेम जिसको बोलते हैं वो मैंने लिखवाया भी है। पहला लेक्चर आप जो न देखे हों तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके अनीश अवस्थी एकेडमी, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सीरियल सारी बॉटनी जूलॉजी आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी, TGT, PGT, LT, GIC, DSSB, सब कुछ इसी में आपको, BPSC, सब कुछ यहाँ पे आपको इंक्लूड मिलेगा। अब मेरे नोट से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। मैं एल्गी जब फिनिश कर लूँ तब आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस का लगा के देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या होता है, पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, उसमें हमने क्या यूजफुल एक्टिविटीज़ में एडिबल एल्गी डाली। अब एडिबल खाने में हमने 1 नंबर डाला, उसमें क्या अल्वा। अल्वा को हम क्या बोलते हैं, देखो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, सी लेट्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी लेट्यूस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये अल्वा होता है कैसा होता है, ग्रीन एल्गा होता है। कैसा होता है, ग्रीन एल्गा होता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा अल्वा कैसा है, एडिबल है कैसा है, तो आप बताएंगे
ये एडिबल एल्गी है, ये यूजफुल होता है, यूजफुल है, ये ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा अगर देखिए इसी में हम डालेंगे एडिबल में, तो दूसरा क्लोरेला है। क्लोरेला कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्लोरेला कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? ग्रीन एल्गा होता है। रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 50% प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 20% पाया जाता है। और फैट्स जो होता है वो भी 20% पाया जाता है क्लोरेला में। विटामिन ए भी पाई जाती है एंड डी पाई जाती है, प्रेजेंट होती है इसमें। विटामिन ए एंड डी प्रेजेंट, ठीक है। इसमें विटामिन ए भी पाई जाती है क्लोरेला में, और डी भी पाई जाती है। और यहाँ पे इसको भी हम क्लोरेला को भी हम सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, यानी कि एससीपी। क्या बोलते हैं? एससीपी बोलते हैं अल्वा को भी। ये आप इतना ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या? इस तीसरा आप देखिए, 2 हो गए। तीसरा क्या है? स्पायरुलिना। स्पायरुलिना भी क्या होता है? यूनिसेलुलर एल्गा होता है, लेकिन ये ब्लू बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये ग्रीन था, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए होता है। इसमें भी रिचेस्ट सरफेस ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें 65% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और सिंगल सेल प्रोटीन इसको भी बोलते हैं, एससीपी, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और ये जो बना होता है सिंगल सेल का बना होता है। इस क्लोरेला भी सिंगल सेल का बना होता है, और स्पायरुलिना भी सिंगल सेल का बना होता है। इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है। अब सिंगल सेल प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एससीपी। क्या बोलते हैं? एससीपी, क्योंकि एस से क्या होता है? सिंगल, सी से क्या होता है? सेल, पी से क्या होता है? प्रोटीन, यानी कि एससीपी बोलते हैं। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पोरफायरा की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पोरफायरा की। नंबर 4, 3 हो गया था स्पायरुलिना, 4 क्या है? पोरफायरा की बात करेंगे। ये क्या था? रेड एल्गा होता है। इसमें प्रोटीन कितनी होती है? प्रोटीन कितनी? 30 से 35% प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% पाया जाता है। और विटामिन ए, बी एंड सी पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। उसमें क्या था? ए और डी पाई जाती है, इसमें ए बी सी पाई जाती है, ये इतना आपको ध्यान रखना है अच्छे से। हमने क्या होता है पोरफायरा के बारे में? रेड एल्गा होता है। ये प्रोटीन कितनी? 30 से 35% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 40 से 45% पाया जाता है। विटामिन कितनी? विटामिन कौन सी पाई जाती हैं? ए, बी एंड सी प्रेजेंट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नंबर 4 तक ये होगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ तक कितना हो गया था? 4 हो गया है। अब 5वें की हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी? 5वें की। अब 5वें में देखिएगा आप, कॉन्ड्रस क्रिस्पस कैसा एल्गा है? ये क्या है? रेड एल्गा है। कैसा है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस कैसा एल्गा है? ये रेड एल्गा है, ये ध्यान में रखना है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस कैसा एल्गा है? रेड एल्गा है, ठीक है। और नंबर 5 हो गया। नंबर 6 क्या होता है? अलेरिया हो गया। नंबर 7 क्या होगा? लेमिनेरिया हो गया। और नंबर 8 क्या हो गया? सारगासम हो गया। ये तीनों कैसे एल्गा हैं? ये तीनों ब्राउन एल्गा हैं। अलेरिया हो गया, लेमिनेरिया हो गया, और सारगासम का कैसे एल्गा है? वैसे ब्राउन एल्गा है। ये बात मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। 8 तक हो गया है। अब बी में हम डालेंगे, ठीक है। ये आपको एडिबल चीज़ें होगी, एडिबल एल्गी के बारे में बता दिया। अब हम डालेंगे इंडस्ट्रियल, इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री में जो यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे इंडस्ट्रियल के बारे में बताएंगे। इसमें भी क्या था? अगार अगार आता है। इसको अगार अगार भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अगर अगर भी बोलते हैं। इसका नाम क्या था? सिंपली नोन एज अगर, या आप अगार, जो भी आपको आयस कंफर्ट लगे वो आप बोल सकते हैं। अगार अगार भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अगर अगर भी बोलते हैं। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। ये कैसा है? जेली लाइक सब्सटेंस इसमें होता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। जेलेडियम और या गिलेडियम, इसको जेलेडियम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग गिलेडियम भी बोलते हैं। तो इसको क्या? गिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। ग्लेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। और ग्लेडियम और
ग्लेसिलेरिया को क्या बोलते हैं हमें? अगैरोफाइट। अब अगैरोफाइट क्या होता है? जो अगार अगार से संबंधित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगैरोफाइट बोलते हैं। ठीक, इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या होता है? इट इज़ जेली लाइक सबस्टेंस ऑप्टन, जेली लाइक सबस्टेंस होता है। किससे ऑप्टन किया जाता है? रेड अलगा से। रेड अलगा कौन सा होता है? जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब ये इनको जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अगैरोफाइट। क्या बोलते हैं? अगैरोफाइट। अब इसके हम यूज देखेंगे। ठीक है, अगार अगार के यूज देखेंगे। हेडिंग क्या पड़ी है? यूजेस। आप यहाँ पे यूजेस देखेंगे इसके। यूजेस में पहले बात किसकी करेंगे? यूजेस में इट इज़ यूज इन मेकिंग आइसक्रीम एंड जेल। जो अब इसका यूज किस में किया जाता है? आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, मेकिंग। इट इज़ यूज इन मेकिंग आइसक्रीम एंड जेल्स, यानी कि जेल्स और आइसक्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इट इज़ आल्सो यूज्ड एज कल्चर मीडिया फॉर एल्गी फंजाई बैक्टीरिया एंड टिश्यू कल्चर। कल्चर मीडियम आप पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया वगैरह जो होता है उसमें एल्गी फंजाई बैक्टीरिया टिश्यू में इसका यूज होता है, उसमें भी इसका यूज होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखें क्या है? इट इज़ सॉलिड कल्चर, इसका सॉलिड मीडियम। इट इज सॉलिड कल्चर मीडियम, इसका यूज किस में किया जाता है? सॉलिड कल्चर मीडियम में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो में अगर दिक्कत आपको लगे स्पेलिंग से लेके, आप कमेंट करिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, फिर से एक बार मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्यों? मैं यही सोचता हूँ कि सबको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हो सकता है मैं अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में कई बार पढ़ाया है, यूट्यूब पे ऑनलाइन में पढ़ाने पहली बार आया हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे मैं दूसरे की बात करूँगा। पहला हो गया था इंडस्ट्रियल में, दूसरा क्या होगा? एल्जीनेट की बात करेंगे। दूसरा क्या? एल्जीनेट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्जीनेट की बात करेंगे। यहाँ पे एल्जीनेट, अब देखिए इसमें क्या है? इट इज सॉल्ट ऑफ एल्जीनिक एसिड एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ मेम्ब्रेन। क्या? सेल वॉल ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लास फियोफाइसी, या इसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। सच एज, अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जो एल्जीनेट्स होता है, इट इज साल्ट ऑफ एल्जीनिक एसिड। ठीक है, किससे? एल्जीनिक एसिड किससे ऑब्टेन किया जाता है? एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ क्लास फियोफाइसी। जो फियोफाइसी का जो क्लास होती है उसमें जितने भी उसकी मेम्ब्रेन से ये ऑब्टेन किए जाते हैं। और फियोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसमें फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आती हैं। ठीक, सच है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें पहला क्या है? लेमिनेरिया हो गया, दूसरा माइक्रोसिस्टिस हो गया। अब माइक्रोसिस्टिस के बारे में मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था और दूसरे लेक्चर में भी बता रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोसिस्टिस को हम क्या बोलते हैं? सबसे लार्जेस्ट एल्गा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्लोनिया हो गया, फ्यूकस हो गया, लिसोनिया हो गया, ये सब क्या आते हैं? एल्जीनेट में आते हैं। इसमें एल्जीनेट्स में आते हैं इसके एग्जाम्पल। अब देखिए आगे, देखिए इसके यूजेस देखिए। यूजेस देखिए, यूज क्या है? फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स एज वेल एज प्लास्टिक आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्जीनेट्स। अब इसमें जो वो बनाए जाते हैं जो जिसमें आग नहीं, जो कपड़े जो होते हैं जिसमें आग नहीं लगती हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? एल्जीनेट से ही बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक, अब अगली हेडिंग क्या है? इसमें क्या? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन के बारे में आपको सभी को पता होगा। अब पहले आयोडीन की कमी से क्या होता था? घेंघा रोग हो जाता था। पता होगा आप सभी को, पहले आयोडीन की कमी से गले में घेंघा रोग हो जाता था। अब जितने भी साल्ट आते हैं, जितने भी नमक आते हैं, वो आयोडाइज्ड होते हैं। उसमें सब में आयोडीन की मात्रा मिली होती है, आयोडीन मिला होता है, वो सब आयोडाइज्ड होते हैं। ठीक, अब आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ब्राउन एल्गी एज सच एज लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। इनसे सबसे जो ब्राउन एल्गी जो होते हैं उनसे आयोडीन ऑब्टेन की जाती है, प्राप्त की जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया, एक्लोनिया हो गया। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक, अब अगले नंबर 4 की बात करेंगे।
नंबर 4 की बात करें, कैरेजिनिन। क्या है? कैरेजिनिन। यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी? कैरेजिनिन, या इसको हम बोलते हैं कैराजीन। इसको कैराजीन भी बोल सकते हैं और कैरेजिनिन भी बोल सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ये जो एनसीईआरटी है इसमें लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ एनसीईआरटी, ठीक है, समझ जाइएगा। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो कैराजीन ही लिखा हुआ है, लेकिन हायर बुक्स में कैराजिनिन भी लिखा हुआ है। तो दोनों अब मैंने लिखवा दिया है, दोनों चीज़ें। कैराजीन भी बोल सकते हैं, कैराजिनिन भी बोल सकते हैं, जो आपको कंफर्ट लगे। अब इसके बारे में हम देखेंगे पहले, ठीक है। इसमें इट इज़ वेरी, क्या? इट इज़ वेरी मच लाइक टू अगार एंड ऑपरेंट फ्रॉम कैंड्रस क्रिस्पस, ठीक है, कैंड्रस क्रिस्पस। इसको क्या बोलते हैं? आयरिस मॉस। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए पॉइंट की। इट इज़ वेरी मच लाइक टू अगार, ये अगार के जो होता है बहुत समीप होता है। कैराजीन जो होता है अगार के बहुत समीप होता है। एंड ऑपरेंट फ्रॉम, ये किससे प्राप्त किया जाता है? कैंड्रस क्रिस्पस। ये क्या है? रेड एल्गी है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आप ऐसे लिख लीजिएगा। कैंड्रस क्रिस्पस ये रेड एल्गी है, या इसी को आयरिस मॉस भी बोलते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया, आयरिस मॉस भी बोलते हैं। अब इसका यूज की बात हम करेंगे। यूजेस भी देख लीजिएगा एक बार। देखिए यूजेस में क्या है, इसको TTLCB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TTLCB। अभी मैं आपको बताऊंगा। इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, टेक्सटाइल, लेदर, कॉस्मेटिक, ठीक है, एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री। किसमें यूज करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट हो गया, टेक्सटाइल, लेदर, कॉस्मेटिक्स के और एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। तभी इसको हम TTLCB बोलते हैं। क्योंकि टी से हो गया टूथपेस्ट हो गया, दूसरे टी से क्या हो गया? टेक्सटाइल हो गया, एल से क्या हो गया? लेदर हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट, टेक्सटाइल, लेदर हो गया। सी से क्या हो गया? कॉस्मेटिक हो गया। बी से क्या हो गया? बी से हो गया ब्रीविंग हो गया। यहाँ तक आप सब समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इतना कोई बताएगा नहीं आपको जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना कोई आपको नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। पढ़ाएगा बस आगे स्लाइड, पढ़ाएगा आगे स्लाइड, कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ। अब आगे देखिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आगे पॉइंट देखता हूँ। अब मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें? क्लोरेलिन। क्या है? क्लोरेलिन। ये किससे ऑपरेट किया जाता है? क्लोरेला से। क्लोरेलिन एक ड्रग है, किससे प्राप्त की जाती है? क्लोरेला से। किससे? क्लोरेला के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो क्लोरेला से ये ऑपरेट की जाती है, क्लोरेलिन। अब इसके बारे में देखिए, ये क्या था? बैक्टीरिसिडल, मतलब क्या है? बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिसिडल बैक्टीरिया को ये किल करता है। ये जो क्लोरेलिन है ये बैक्टीरिसिडल बैक्टीरिया को किल करता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन। अब देखिए, अगर पूछी जाएगी फर्स्ट एंटीबायोटिक एल्गल ओरिजिन से कौन है, तो आप क्या बताएंगे? क्लोरेलिन बताएंगे। क्या बताएंगे? क्लोरेलिन बताएंगे। अगर ओवरऑल अगर एंटीबायोटिक की बात की जाती है, पेनिसिलिन है। वो किससे ऑपरेट की है? पेनिसिलिन नोटेटम में एक फंगस होता है, वो फंगस से ऑपरेट की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? एल्गल ओरिजिन है इसकी, ये एल्गी से ऑपरेट की गई थी पहली एंटीबायोटिक। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वो आगे मैं बताऊँगा आपको जब फंजाई बढ़ाऊँगा। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्लोरेलिन है, ये क्लोरेला से प्राप्त की जाती है क्लोरेलिन, ठीक है। बैक्टीरियोसिडल जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है ये, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन, एल्गल ओरिजिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये, इतना ध्यान रखना। ओवरऑल की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या बताएंगे? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम में एक फंगस होता था, उससे पेनिसिलिनम नोटेटम में एक फंगस होता था, उससे ऑपरेट की जाती थी। वो फंगस से ये एल्गी, इसकी ओरिजिन एल्गी से है, ठीक। अब इसके बारे में देखिए बात करेंगे। इसमें आता है कारा, आता है नाइटेला, आता है ऑस्लेटोरिया आता है। ये क्या है? लार्विसिडल एंड मॉस्कीटो, ठीक है, मॉस्कीटोसिडल है, लार्विसिडल एंड मॉस्कीटोसिडल। ये क्या करता है? ये जो इसमें कौन सी दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है? लार्विस कारा है, नाइटेला है, ऑस्लेटोरिया है, इसमें तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। क्या?
लार्विसिडल एंड मॉस्किटो, इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ये तीनों करते क्या हैं, ये तीनों जो मच्छर का जो लार्वा होता है उसको किल कर देते हैं। अगर बच जाते हैं अगर मच्छर तो उसको भी एक किल कर देते हैं। ये यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। कारा, नाइटेला और आस्लेटोरिया ये लार्विसिडल एंड मॉस्किटोसिडल है। मतलब मॉस्किटो, ये जो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको किल कर देते हैं। अगर मच्छर होता है, लार्वा बच गया, मच्छर हुआ तो मच्छर को भी किल कर देते हैं। इतना ध्यान में रखना है, ठीक। कारा, नाइटेला और आस्लेटोरिया। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। यहाँ पे इन जापान सार्गासम यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल वूल। अब देखिए छठे में क्या है, जो जापान में सार्गासम जो होता है, सार्गासम उसको जापान में किसके लिए यूज करते हैं, मेकिंग, क्या, मेकिंग आर्टिफिशियल वूल। जो आर्टिफिशियल वूल होती है उसको बनाने में जापान में सार्गासम का यूज किया जाता है, ठीक है। बी हो गया था, हमने बताया बी में 6 पॉइंट ये तुम्हारे सारे लिखवा दिए हैं। अब आ जाओ सी पे आ जाइए आप, ठीक, किस पे आ जाइए, सी पे आ जाइए। इन स्पेस फ्लाइट, स्पेस में जो जाते हैं लोग वो किसको, वो क्या यूज होता है लड़की का, उसमें इसके बारे में बता रहे हैं। क्लोरेला स्पाइरुलिना, क्लोरेला स्पाइरुलिना को लेकर जाते हैं जब स्पेस में लोग जाते हैं। इसमें देखिए हमने क्या लिखा है दोनों के बारे में। फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन एंड फूड सप्लीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रहती है तब तक ऑक्सीजन लेते हैं क्लोरेला से और स्पाइरुलिना से हैं। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो इसको फूड एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको ले लेते हैं, ठीक है। वो कहावत है कहीं नहीं जाती है कि जब तक मुर्गी रहती है अंडा देती है तब तक अंडा खाते हैं, जब अंडा देना बंद कर देते हैं तो मुर्गी को मार के खा जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, एक कहावत कही जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरेला और स्पाइरुलिना को क्या किस लिए यूज करते हैं, इसमें फ्रेश वाटर ऑक्सीजन होती है, इस यूज करते हैं लेने के लिए। जब ऑक्सीजन देना बंद कर देता है तब इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको खा जाते हैं, जो फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, अंतरिक्ष जाते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन ये सब पाई जाती है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है इसलिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फॉडर के रूप में अगर देखें, फॉडर मतलब चारा के रूप में यूज किया जाता है, तो चारा के रूप में भी यूज किया जाता है इसका। तो सम ब्राउन एल्गी सच एज, जब जितने भी ब्राउन एल्गी होते हैं उनको यूज किया जाता है चारे के रूप में। इसमें क्या है, एस्कोफिलम होगा, सॉरी एस्कोफिलम हो गया, क्या हो गया, एस्कोफिलम हो गया, लेमिनेरिया हो गया और फीकस होगा। इनको सबको हम चारे के रूप में यूज करते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है, यूज्ड एज स्टॉक फीड फॉर सीप एंड कैटल। मतलब आपने देखा होगा गांव में भूसा बचा के लोग रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं कमरे में, ताकि आगे हम गाय भैंसों को आगे खिलाते रहें, तो उसको स्टॉक करके रख लिया जाता है, स्टोर करके। इसीलिए इसको भी क्या करते हैं, फॉडर के रूप में क्या को एस्कोफिलम को, लेमिनेरिया को और फ्यूकस को हम क्या स्टॉक करके रख लेते हैं। फीड फॉर सीप एंड कैटल, सीप एंड कैटल खाते हैं इसको, तो इसके लिए स्टॉक करके रख लेते हैं किसको, एस्कोफिलम और लेमिनेरिया एंड फ्यूकस को स्टॉक करके रख लेते हैं चारे के रूप में, ताकि बाद में यूज इसका किया जाए। अब यहाँ तक समझा, डी हो गया। अब ई की बात करेंगे, यहाँ पे हम ई की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ई की बात करें, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए बायो फर्टिलाइज़र में, इसमें क्या है, ऑलोसिरा हो गया, ठीक है, इसको, और ऑलोसिरा हो गया, टोलिपोथ्रीन हो गया, सॉरी टोलिपोथ्रिक्स हो गया। पहला क्या बायो फर्टिलाइज़र में क्या है, ऑलोसीरिया हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, टोलिपोथ्रिक्स हो गया। और ऑलोसीरिया को इंडिया में राइस के रूप में यूज करते हैं, और टोलिपोथ्रिक्स को जापान में राइस के मतलब धानों की खेती में यूज करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ये दोनों बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है। ऑलोसीरिया इंडिया में, ठीक है, और टोलिपोथ्रिक्स जो होता है उसको जापान में यूज किया जाता है इन राइस फील्ड, ठीक है, धान की खेती में यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र,
ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। डी होगा, अब यहाँ पे डी हो गया है। अब यहाँ पे एफ की बात करेंगे, क्या है डाइटोमाइट। क्या है डाइटोमाइट की बात करें, इट इज सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट, क्या है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइटम्स, इट इज हाईली पोरस एंड insoluble due to this it is used as filters for oils and other clearing solvent। ये आपको एक एक पॉइंट में धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए ताकि आपको नोट करने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। क्या, इट इज सेलवाल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइटम्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज हाईली पोरस एंड insoluble ड्यू टू दिस it is used as filter for oils and other clearing solvent के इसका यूज किया जाता है डाइटोमाइट का। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर, मैं इतना आपको बोल रहा हूँ तो आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा। डाइटोमाइट का किसका यूज किया जाता है, इट इज़ सेलवाल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइटम्स, it is highly porous and insoluble due to this it is used as filters for oils and other clearing solvent की फिल्टर करने में इसका यूज किया जाता है। ऑयल्स वगैरह या अदर क्लियरिंग सॉल्वेंट का फिल्टर करने में इसका यूज किया जाता है डाइटोमाइट का। किसका, डाइटोमाइट। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा और देख लीजिए, 3 पॉइंट दिए हैं डाइटोमाइट्स में। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इट इज़ लाइट एंड फायर प्रूफ, मतलब आग जो कपड़े होते हैं फायर प्रूफ वाले जो कपड़े होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर एंड वाइन, पेपर एंड वाइन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है डाइटोमाइट का। ठीक, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग साउंड प्रूफ रूम, जो साउंड प्रूफ रूम होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है डाइटोमाइट का। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, किसका यूज किया जाता है, डाइटोमाइट का यूज किया जाता है। किसमें किसमें किया जाता है, इट इज़ लाइट, इसमें इट इज़ लाइट एंड फायर प्रूफ में यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड पेपर एंड वाइन में इसका यूज किया जाता है। तीसरा का, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग साउंड प्रूफ रूम, जो होते हैं जिसमें आवाज़ नहीं जाती हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे फिर। ठीक है, हार्मफुल में क्या आता है, हार्मफुल में एक्टिविटीज़ में आता है सिफेल्यूरस वायरसेंस, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। सिफेल्यूरस वायरसेंस के बारे में पहले मैंने बताया था, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था। सिफेल्यूरस वायरसेंस ये क्या कैसा था, ये ग्रीन एल्गा, ये ग्रीन एल्गा होता है। पैरासाइट्स ऑन, क्या पैरासाइट्स ऑन लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काजेज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़, ये किसका पैरासाइट होता है, टी एंड कॉफ़ी का पैरासाइट होता है। सिफेल्यूरस वायरसेंस ये ग्रीन एल्गा होता है, ये किसका पैरासाइट होता है, टी एंड कॉफ़ी का होता है। क्या काज करता है, रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़। ठीक, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कल आएगा नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और जो चीज़ समझ में आएगी माफ़ करिएगा, जो चीज़ ढंग थोड़ा बताने में या किसी तरीके में दिक्कत आई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और धीरे धीरे अच्छे से मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। और बाकी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, मैं आशा करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे, हर कोई जान पाए, हर कोई इसके फ्री एजुकेशन के बारे में पढ़ सके। क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी कोई भी फ्री टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी कोई फ्री कास्ट नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पे। मैं एक से एक लेक्चर सीरियल वाइज लेके आऊँगा, एक एक टॉपिक का सब कुछ मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।